हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देयर इज़ अ सेइंग, अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्नड। यानी कि हर एक पैसा जो आप सेव करते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी एक अदर इनकम की ही तरह कंसीडर किया जाता है। दोस्तों, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैं काफ़ी ज़्यादा उसमें बिलीव करता हूं। उसका रीज़न ये है कि अगर आप सिर्फ सेविंग करते हैं और उसको सिर्फ बैंक में ही रखते हैं जहां आपको 3% रिटर्न जो है टीडीएस काट के मिलते हैं, तो वहां पर जो है तो आपके, अगर इन्फ्लेशन की मैं बात करूं तो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो लगभग 6% का होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी वो जो पैसे की वैल्यू है वो बाय द टाइम डिग्रेड करती रहती है, डिप्रिशिएट होती रहती है। वो वैल्यू जो है तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए उस सेविंग के पैसे को कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए, जहाँ पे आपको लगभग 10% या 12% या कुछ नहीं तो कम से कम 8% का तो इंटरेस्ट या रिटर्न मिले, जिससे आप उस 6% के इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ और आपके पैसे की जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट ना करे, बल्कि कहीं न कहीं थोड़ा बहुत एप्रिशिएट ही करती रहे। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो उसी फाइनेंशियल प्लानिंग पर है, एसेट एलोकेशन पर है और मनी मैनेजमेंट पर है। बहुत सारे लोग पैसे तो अर्न करते हैं, लेकिन उसको कैसे सेव करना है, कितना सेव करना है, कहाँ सेव करना है, ये क्वेश्चन मार्क रहता है और समझ में नहीं आता है। तो आज का वीडियो बिल्कुल इसी चीज़ पर बेस्ड है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हुए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो दोस्तों, इस बेहतरीन वीडियो को बिना किसी देर के कर लेते हैं शुरू। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो उसमें तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। रिस्क आपके एज पर बेस्ड होता है कि आप किस उम्र में हैं और आप कितना वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं। इसको मैं वीडियो में आगे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा। दूसरा फैक्टर होता है गोल। आप इन्वेस्टमेंट किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो क्या आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, या आप अपनी बेटी की शादी के लिए करना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट, जहां आपको पैसे शायद 10 से 15 से 20 साल में आपको उन पैसों की ज़रूरत रहेगी। वहीं और भी कुछ छोटे छोटे गोल होते हैं। मीडियम टर्म की अगर हम बात करें तो क्या आप कार के लिए लेना चाह रहे हैं, या आप कोई घर खरीदना चाह रहे हैं, आगे रिटेल वहाँ पे रियल इस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप तो जो है तो 5 साल 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो ये आपके कुछ गोल्स हो जाते हैं। वहीं अगर एक छोटे गोल भी होते हैं, जैसे वैकेशन रिलेटेड होते हैं, जहां आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो या फिर आपका इन्वेस्टमेंट और भी छोटा 6 महीने का होता है। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट आपके भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्क बेस्ड हो जाते हैं। दूसरा होता है डिसिप्लिन। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप एसआईपी कर रहे हैं कार के लिए या अपनी बेटी की शादी के लिए, आपने 1 महीने एसआईपी किया, उसके बाद 4 महीने आप एसआईपी कर नहीं रहे हैं, आप पैसे को जो है तो वहाँ मैनेज नहीं कर रहे हैं, कहीं इधर उधर दूसरी जगह आप लगा दे रहे हैं, तो आपका जो वो गोल है उसका ड्यूरेशन कहीं ना कहीं आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। रिटर्न भी शायद आपको उस तरीके से ना मिले जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए, अब फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहला जो रूल है वो हम रूल 1 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ये फेज़ 1 है, क्योंकि आगे हम फेज़ 2 डिस्कस करेंगे। जब फेज़ 2 में आएंगे तो बताएंगे कि फेज़ 1 फेज़ 2 में क्या डिफरेंस है। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा रूल 1 है वो है 50:30:20। तो यहाँ पे जो आपका सपोज करते हैं कि आप 30+ की एज में हैं, आप एक फैमिली पर्सन हैं, आपकी फैमिली है यहाँ पे, और आपका जो लगभग 50% जो इनकम है वो नेसेसिटी में चला जाता है। नेसेसिटी में अब देखिए क्या क्या आता है। जो आपके हाउस रेंट है, सपोज करता हूँ अगर हाउस रेंट है, उसका हो गया आपका रेंट, और बिजली और वाटर के जो यहाँ पे बिल्स हो गए वो हो गए, आपके फ़ोन इंटरनेट के खर्चे हो गए, आपके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हो गए, वहीं आपके ग्रॉसरी के खर्चे हो गए। तो ये सारी जो हैं तो नेसेसिटी में आती हैं, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे जो खर्चे होते हैं ये हम मान रहे हैं कि आपका खर्चा जो है लगभग 50% का है। अब ये 50% का खर्चा होने के बाद आपके पास बचता है अनदर 50%, जिसमें से ये जो 30% है मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में डाल देना चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आपके पास ऑप्शन है पीपीएफ का, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है स्टॉक मार्केट का, म्यूचुअल फंड का, यहाँ पे आपके पास डेट का भी ऑप्शन होता है। तो आगे आने वाले वीडियो में आने वाले क्या इसी वीडियो में थोड़ी देर में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट में कौन सा इन्वेस्टमेंट कब करना है।
वहीं हमारे पास फिर फर्दर बचता है 20%, जिसमें से 10-10% जो है हमने यहाँ पे एलोकेट कर दिया, 10% और वो 10% दिया इमरजेंसी फंड और सेविंग्स के लिए। इमरजेंसी फंड क्यों देना है, किस लिए ज़रूरी है, सेविंग्स किस लिए ज़रूरी है, थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। अब सपोज करते हैं एक दूसरा केस, यंग एज लेते हैं। यहाँ पे एक बैचलर पर्सन है जिसके पास खर्चे बहुत कम हैं और हो सकता है कि मतलब उसके और भी बहुत सारे खर्चे बच रहे हों। ये एक मैंने आइडियल केस लिया है जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, ताकि मैं आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजिली समझा सकूँ। अब इस बंदे ने क्या किया कि इसका 20 से 30 का यहाँ पे एज है, हम अज्यूम करते हैं, बैचलर है और नेसेसिटी में ज़्यादा इसका खर्चा हो नहीं रहा है, सिर्फ 10% ही हो रहा है। तो बचा इसके पास कॉर्पस कितना, 90%। अब यहाँ पे 3:2 का ही रूल है। यहाँ पे 90% में जो 3:2 में अगर हम थर्ड पोर्शन देखेंगे, 3 पार्ट अगर हम उसके करें तो उसमें से आता है 54%, यानी कि 3/5 करेंगे उस 90 का तो आपको 54% आएगा, वो आपको डालना रहेगा आपको इन्वेस्टमेंट में। तो ये है यहाँ पे 50-30 रूल। आई होप यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आया होगा, क्योंकि ये तो परसेंटेज वाइज था, थोड़ा चीज़ें सिंपल थी और यहाँ पे अगर थोड़ी सी नंबर्स अगर कॉम्प्लेक्स हो जाएं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। वहीं अगर हम यहाँ पे 2/5 करें 90 का तो आपको यहाँ पे 36% बचेगा, जिसमें से हाफ आपने इमरजेंसी फंड में डाल दिया और हाफ आपने यहाँ पे लगभग 18% जो है सेविंग्स में डाल देंगे। वहीं अगर हम इसको कैलकुलेशन के लिए लें, इनकम अगर मैंने 1 लाख माना है, 50,000 आपकी नेसेसिटी में जा रहा है, तो 30,000 आपका इन्वेस्टमेंट में, 10,000 इमरजेंसी फंड में और 10,000 आपकी सेविंग्स में जाएगा। सिमिलर केस यहाँ पे उस यंगर एज का हमने कंसीडर किया है, जहाँ सिर्फ 10,000 ही नेसेसिटी में खर्च हो रहे हैं, ज़्यादा उसके पास खर्चे हैं नहीं और 54,000 जो है तो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, 18,000 जो है इमरजेंसी में जाएगा और यहाँ पे 18,000 जो है वो उसके सेविंग्स में चले जाएंगे। अब बात आती है कि यहाँ पे सेविंग्स का क्या यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे सेविंग्स क्यों होती है। देखिए, ये एक सेविंग्स जो है आपको एज अ लिक्विड अपने पास रखना है। रीज़न ये है कि आप कभी अपने दोस्तों के साथ गए, बाहर गए या फैमिली के ही साथ कहीं गए, वो कुछ खर्चे जो होते हैं वो हमेशा फिक्स नहीं होते हैं, उनको नेसेसिटी में इसलिए नहीं डाला गया है क्योंकि हर महीने वो फिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स के साथ गए या फैमिली के साथ गए, कहीं आपके कुछ खर्चे ऊपर या नीचे होते हैं, तो ये आपके पास एक लिक्विड रहना चाहिए जिससे आप खर्च कर पाएँ। वहाँ पे आपके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मेरा तो ग्रॉसरी में चला गया, बिल में चला गया, इन्वेस्टमेंट में चला गया, अब मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों, ऑल एंड ऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि सेविंग्स वहीं तक अच्छी है जहाँ पे आपकी लाइफ स्टाइल को वो जो है ना हैमर ना करने पाए। आपकी लाइफ स्टाइल मेंटेन रहनी चाहिए और साथ ही साथ आपको सेविंग्स करनी चाहिए। अब सेविंग्स का मतलब, लाइफ स्टाइल का मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम अपने कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा आप लाइफ स्टाइल ले लें, जितनी ज़रूरत है उतनी तो होनी ही चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इमरजेंसी फंड की, तो इसकी क्या ज़रूरत है दोस्तों। इमरजेंसी का नाम ही इमरजेंसी है, कभी भी किसी भी समय कैसे भी आ सकती है। वो वहाँ पे आपको एकदम इमरजेंसी रहेगी और कुछ पैसों की ज़रूरत हो सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए अभी रिसेंटली अगर इमरजेंसी की हम बात करें तो कोरोना था। वहाँ पे कोरोना में यहाँ पे बहुत सारे जॉब जो हैं तो इश्यूज़ हो गए, लोगों की जॉब चली गई। तो वहाँ पे आपके पास एक इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए, जिससे क्या है कि आपका कुछ जो टाइम पीरियड है वो स्मूथली कट सके। तो यहाँ पे अगर हम इमरजेंसी फ़ंड की बात करें तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम यहाँ पे 6 to 8 टाइम्स जो है तो अपनी इनकम का फंड जो है एक्यूमुलेट करके रखना चाहिए। आप इस फंड को जो है एफडी करा सकते हैं, फ्लेक्सी एफडी करा लीजिए, जहाँ पे आपको एफडी जितने रिटर्न मिलेंगे, अगर टीडीएस वीडीएस काट दें तो लगभग 4% के आसपास मिल जाएगा आपको। और ये लिक्विड हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगा इंस्टेंटली। आप इसको मोबाइल फ़ोन के ऐप के थ्रू भी ब्रेक करके और इस फंड को कभी भी 24/7 अवेल कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इंश्योरेंस। बहुत सारे लोग इस इन्वेस्टमेंट में बोलते हैं अरे मैंने तो इंश्योरेंस ले लिया। देखिए, इंश्योरेंस मेरे हिसाब से एक अलग चीज़ होती है और इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ होती है। इन्वेस्टमेंट यूजुअली आदमी करता है रिटर्न्स के लिए और यहाँ पे इंश्योरेंस आप रिटर्न्स के लिए नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ, आपको टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ पे 2 इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से हर किसी को लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो फैमिली मेंबर में जो भी लोग अर्निंग है उनके लिए ये टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, उनको लेके रखना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली के हर मेंबर के लिए यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है।
ये दोनों इंश्योरेंस आप जितना अर्ली एज में लेंगे आपका यहाँ पे प्रीमियम उतना ही कम रहेगा, जितना आप लेट लेंगे आपका प्रीमियम उतना ज़्यादा हो जाएगा। अगर अर्ली एज में कम लेंगे तो आपका कम प्रीमियम आपको एंड तक पे करना रहेगा। अब ये टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ये जो है, तो टर्म इंश्योरेंस इनको मैं इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि टर्म इंश्योरेंस सपोज़ किसी ने 60 साल के लिए लिया और अगर वो व्यक्ति 60 साल तक जी गया तो उसने जितना भी प्रीमियम दिया 60 के बाद उसको मिलना वहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ आपको रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर वो आदमी 60 के पहले अगर उसको कुछ हो जाता है तो उस केस में जितना भी टर्म इंश्योरेंस में जो अमाउंट था 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी आप ले रहे हैं वो उसको मिल जाएगा। तो इस तरीके के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को हम इन्वेस्टमेंट नहीं कंसीडर करते हैं, ये इंश्योरेंस है, ये भी एक तरह से आपके नेसेसिटी में ही आता है। और ये आपको, मेरे हिसाब से आपको इस चीज़ों को थोड़ा सा इस पे विचार करना चाहिए अगर आपके पास नहीं है तो। अब अगर बात करें, कोई बंदा है जो कि सिंगल पर्सन है, अर्निंग पर्सन है किसी फैमिली में और उसने कुछ लोन वगैरह ले रखे हैं और कुछ यहाँ पे उसको दिक्कत हो जाती है किसी रीज़न से, अगर वो इस दुनिया में नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके साथ जो डिपेंडेंट होते हैं उसके फैमिली मेम्बर्स, उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। तो वहाँ पे ये टर्म इंश्योरेंस काफ़ी काम आता है फैमिली मेम्बर्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, और एक अच्छा वहाँ पे एक सपोर्ट जो है तो इस टर्म इंश्योरेंस के थ्रू उसको मिलता है। सपोज़ करिए लोन है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो वो जो टर्म इंश्योरेंस से पैसे आते हैं उससे उसका लोन रिपेमेंट हो जाता है। सपोज़ करिए होम लोन ही लिया है तो फैमिली मेम्बर्स घर से बेघर ना हो उसके लिए ये भी एक अच्छा जो है तो टर्म इंश्योरेंस जो है तो एक अच्छा सपोर्ट जो है तो फैमिली मेम्बर्स के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे फेज़ 2 के। फेज़ 2 में यहाँ दो पहलू हैं। पहला तो है कि आपका सैलरी हाइक हो गया, आपका अनदर सोर्स ऑफ अर्निंग आपके पास आ गया। सपोज़ करें कोई बिजनेस आपका चालू हो गया, आपने पार्ट टाइम कुछ काम कर लिया या फिर आपके प्रमोशन हो गए, तो इस तरीके की जब आपकी अर्निंग बढ़ जाती है तो नेसेसिटी तो उतनी ही रह गई, लेकिन आपका चूंकि अमाउंट बढ़ गया तो वहाँ पे उस अमाउंट का कम परसेंटेज ही आपका नेसेसिटी में जाएगा। सपोज़ करते हैं कि 40% ही नेसेसिटी में जा रहा है। फिर उसके बाद फर्दर जो आपका 40% वो आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ा सा मेरे हिसाब से बढ़ा देना चाहिए। अब ये इन्वेस्टमेंट किस में बढ़ाना चाहिए, कितना बढ़ाना चाहिए, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। वहीं बचता है आपका 20%, तो अगेन 20% में एलोकेशन आपका 10% इमरजेंसी फंड के लिए रहेगा और 10% जो है आपका सेविंग्स के लिए जाएगा। दूसरा पहलू इस फेज़ 2 का है हमारा इमरजेंसी फंड। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि आपको 6 to 8 टाइम्स यहाँ पे मनी जो है एक्यूमुलेट कर लेना है अपनी अर्निंग का। आप सपोज करते हैं कि 6 से 8 गुना आपका मनी जो है तो एक्यूमुलेट हो गया है, तो अब क्या करना है, तो वहाँ पे भी यही फेज़ 2 काम आता है। आप इस 10% को भी जो है ना अपने इन्वेस्टमेंट में ही डाल दीजिए और इस मनी को आप एफडी करा के छोड़ दीजिए। फ्लेक्सी एफडी कराइए जिसको आप समय रहते कभी भी ब्रेक कर सकें और वहाँ पे आपको इंस्टेंट मनी अवेल हो सके, ताकि इसमें भी आपको सेविंग्स से थोड़े से ज़्यादा ही रिटर्न आपको मिलेंगे और इस सेविंग्स को आप कंटिन्यू करते रहिए। देखिए ये सेविंग्स में भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सेविंग्स आप करते रहेंगे, यहाँ पे भी मनी एक्यूमुलेट होता रहेगा। अब आप बोलेंगे कि सर ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया तो क्या करें, ये ज़्यादा कभी एक्यूमुलेट होगा ही नहीं क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न है। आप इसको एक्यूमुलेट करते रहिए, आपका बर्थडे पार्टी आता है वो भी आपको देना रहेगा, आप यहाँ से नहीं देंगे, यहाँ से नहीं देंगे, यहाँ से नहीं देंगे, यहाँ से पैसे निकालेंगे। आपको वेकेशन में जाना है, इसको एक्यूमुलेट करते रहिए। आपके ज़्यादा ओवर एक्यूमुलेट हो गया, आप फैमिली ट्रिप आपको प्लान करना है, आप यहाँ से उसको प्लान कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्लस माइनस होता रहता है। आप ये मान के चलिए कि यहीं से आपको ज़रूरत होगी, कभी कुछ घर का सामान, कुछ फर्नीचर लेना है, कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी है, ये सारी चीज़ें जो है ना आप जब यहाँ पे एक्यूमुलेट कर लेंगे तो यहाँ से सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे कवर होती रहेंगी और ये प्लस माइनस की तरह से आपका जो है तो ये चलता रहेगा। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट में ये एलोकेशन कहाँ और कैसे और कितना करना है। यहाँ पे आता है हमारा रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 है 100 माइनस योर एज। अगर सपोज करते हैं कि आपकी एज 30 है तो यहाँ पे 100 माइनस आपका एज किया तो होता है वहाँ पे 70%। तो ये 70% जो है आपका चला जाएगा कहाँ, इक्विटी में, और बचता है 30%, तो वो आप डाल देंगे इसको डेट में। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। ये जो 100 है यहाँ पे ये 100% आपका पूरा इनकम नहीं है। यहाँ पे 100 क्या है, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए जो आपने पैसे एलोकेट किए थे वो उसका ये 100% है। यानी कि अगर सपोज करते हैं, अगर हम ये पुराना वाला केस ले लें यहाँ पे, जैसे कि हमने इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे एग्जांपल लिया था जहाँ पे आपका जो है तो 30,000 इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा था,
तो ये 30,000 में जो है तो आपका 70%, 30,000 का यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये 70% आप डाल सकते हैं कहाँ, इक्विटी में। तो ये लगभग आ जाएगा आपका 21,000 रुपीज़ जो है तो आप इक्विटी में डाल सकते हैं। और फिर बचता है जो फर्दर 9,000, वो आप डाल देंगे यहाँ पे डेट में। वहीं अगर आपकी एज 30 है तो आपका जो है तो 30% ही इक्विटी में जाए, माफ़ कीजिएगा, अगर आपकी एज 70 है तो फिर आपका जो है तो आप यहाँ पे 100 - 70 करेंगे तो ये आपका आ जाता है 30%, यानी कि 30% ये आपका इक्विटी में जाएगा, जो कि आता है 9,000 रुपीज़। तो कहने का मतलब कि आपकी एज जितनी कम है, मेरे हिसाब से आप उतना ही एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट जो है तो आप कर सकते हैं। इक्विटी थोड़ा सा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट माना जाता है। रीज़न ये है कि देखिए अभी तो बुल मार्केट चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, घोड़े और गधे दोनों सब एक साथ बहुत तेज़ी से भागते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जब एक मार्केट में बियर मार्केट आता है या कंसोलिडेशन का टाइम आता है तो 2-2 3-3 साल तक आपको वहाँ पे रिटर्न नहीं मिलते हैं। आपको पेशेंटली होल्ड करना पड़ता है स्टॉक्स को, और वहाँ पे फिर आपको जाके एक थोड़े टाइम बाद जो है तो धीरे धीरे रिटर्न्स अच्छे आने शुरू होते हैं। तो कुल मिला के ये आपका जो है तो पेशेंस वाला और लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टमेंट होता है। तो जहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात आती है, पेशेंस की बात आती है, तो मेरे हिसाब से यंग एज के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, वो ईजिली लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपकी एज 70 है, आपके पास क्या है कि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, और आपके पास मेरे हिसाब से लिक्विड में थोड़े से ज़्यादा फंड होने चाहिए, आपके पास पैसों की हमेशा अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी किसी भी समय उन फंड्स की ज़रूरत हो सकती है। तो इसलिए ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट इस एज में नहीं करना चाहिए, वो उतना सही नहीं होता है। अब बात करें यहाँ पे डेट फंड की, तो डेट फंड में आप जो है तो पीपीएफ ऑप्ट कर सकते हैं, वीपीएफ आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपके पास अभी भी सर्विस बची हुई है। अगर आप तो वहाँ पे आप थोड़ा सा वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के लिए भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ डेट फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड वाले, आप उसमें डाल सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न जो है लगभग मेरे हिसाब से 8 से 10% के आसपास तो ये दे देंगे। देखिए इन डेट फंड्स में भी क्या रहता है कि ये म्यूचुअल फंड्स जो हैं तो पैसे तो लेते हैं, और फिर उसके बाद वो आपको ये जो पैसे हैं एनबीएफसीज़ को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को देते हैं, और वो बैंक्स जो हैं ज़्यादा इंटरेस्ट पे आपको देते हैं, और ये जो है तो वो बैंक्स जो हैं म्यूचुअल फंड को एक अच्छे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर पैसे को रिटर्न करते हैं। तो ये ठीक ठाक रिटर्न भी आपको दे देगा। इसके अलावा जो है तो आप गोल्ड में जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे गोल्ड में जाने का मतलब ये नहीं कि गोल्ड की परचेजिंग कर लें, उसका रीज़न कई सारा है। पहला तो ये है कि आप गोल्ड को जो है तो किसी दुकान से परचेज़ करते हैं, वहाँ आपको गोल्ड रेट के साथ साथ मेकिंग चार्जेस भी जोड़ता है, जीएसटी जोड़ता है, तो ये प्राइस जो है थोड़ा सा आपको ज़्यादा हो जाएगा गोल्ड रेट से। वहीं अगर आप डिजिटली गोल्ड खरीदते हैं तो मुझे लगता है उसमें भी थोड़ा सा इशू है, क्योंकि गोल्ड रेट के साथ साथ वो आपको गोल्ड के इंश्योरेंस का भी रेट जोड़ते हैं, जीएसटी जोड़ते हैं, जिससे ये भी रेट जो है आपको थोड़ा सा गोल्ड से ज़्यादा हो जाता है। सबसे सही रहता है कि आप जो है तो यहाँ पे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स लीजिए, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको गोल्ड रेट देने रहते हैं। और सबसे अच्छा यहाँ पे आपको जो फ़ायदा देखने को मिलेगा, आप जितने साल तक होल्ड करेंगे उतने साल आपको लगभग 2.5% का जो यहाँ पे गोल्ड रेट पर जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में मिलेगा, जो कि यहाँ पे किसी भी चीज़ में ये नहीं है। प्लस आपके ईयरली गोल्ड के जो रेट बढ़ते रहेंगे, वही सेम रेट यहाँ भी बढ़ेंगे, वही यहाँ भी बढ़ेंगे, वही यहाँ भी बढ़ेंगे। इस केस में ये है कि जब आप गोल्ड को कभी बेचते हो तो यहाँ पे गोल्ड में जो है तो जब आप जाएंगे वहाँ पे डीलर के पास, तो वो जो है तो कुछ गोल्ड का यहाँ पे जो है तो चार्जेस भी काटता है। तो ये सारे इशू यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसको आप जब चाहें तो आप चाहें तो ओपन मार्केट में भी इसको बेच सकते हैं। आप अपने मोबाइल ऐप के थ्रू भी यहाँ पे इस सोवरेन गोल्ड को, यहाँ पे इस बॉन्ड को जो है तो आप सेल कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है डेट में कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए रियल एस्टेट में भी कुछ जो है तो यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं, लैंड का, प्रॉपर्टी का। देखिए यहाँ पे अगर आप कोई बिल्डिंग लेते हैं तो लैंड का रेट तो अप्रिशिएट करता है, लेकिन बिल्डिंग का जो रेट है वो डिप्रिशिएट करता है। तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप वहाँ पे लैंड का ही परचेज़ कीजिए, और भले चाहे उसको कैप्चर करने के लिए थोड़ा बहुत आप वहाँ पे छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मुझे इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेट करता रहता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।